नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, सीमा, स्वीटी, रश्मि, विमला और राहुल गांधी, खदान सिंह, मकान सिंह, ठेकेदार सिंह और प्रियंका गांधी, धूम मचाले नेहरू और ममदानी। आज के दिन का अगर मैं समराइज करूं तो ये एक तरह की समरी में आपके सामने रख दी है। ये आज की कहानी है। जब बात होती है रश्मि, सीमा, स्वीटी, बिमला और राहुल गांधी की, तो मैं बात कर रहा हूं उस खुलासे की जो आज राहुल गांधी ने किया, उस हाइड्रोजन बम की कि जिसके धमाके ने सच में इस देश को सोचने पे मजबूर तो कर दिया है। सिस्टम हिल चुका है बीजेपी का, इस पे कोई दो राय नहीं है, उनके रिएक्शन से पता लग रहा है। फिर मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी की, वो खदान सिंह, मकान सिंह, ठेकेदार सिंह और प्रियंका गांधी की। तो मैं बात कर रहा हूं प्रियंका गांधी के उन सवालों का, उन जवाबों का या उन अपीलों का जो वो बिहार में लोगों से कर रही है और अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फिर आज एक ऐसा भी हुआ कि भारतीयों के लिए गर्व की बात तो है, लेकिन जो सत्ता में बैठे हैं और उनके अंधभक्त हैं, उनके लिए दुविधा की स्थिति है कि वो गर्व करें या शर्मिंदा हो, क्योंकि न्यूयॉर्क जैसे शहर में एक ऐसे शख्स ने मेयर पद संभाला है जिसने संभालते ही अपने पहले ही भाषण में जवाहरलाल नेहरू को याद किया। और जब जवाहरलाल नेहरू को याद किया और उसके बाद जो दिल्ली में हुआ, जो बिहार में हुआ, उससे मुझे एक ही बात याद आती है। ये बात बचपन से आपने भी सुनी होगी, बुजुर्गों ने कही है, किताबों में पढ़ी होगी कि बरगद बरगद ही होता है। खरपतवार उसके आसपास उगती है, गिरती है, खत्म होती है, लेकिन बरगद अपनी जगह पर खड़ा रहता है। लाख कोशिशें कर लो उस बरगद को मिटाने की, उस बरगद को गिराने की, लेकिन बरगद अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता। और उस बरगद के पेड़ का नाम, जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ, बरगद जिसे कह रहा हूँ, आज के इस मेरे वीडियो में उसका मेरा आशय है गांधी नेहरू परिवार से। पिछले 15 साल में क्या कुछ नहीं किया गया नेहरू की हस्ती मिटाने की, इंदिरा गांधी का कंट्रीब्यूशन मिटाने की, राजीव गांधी को, एक सिर्फ राजीव गांधी या राहुल गांधी दोनों को, प्रियंका गांधी को सिर्फ परिवारवाद की उपज तक सीमित कर देना, और सोनिया गांधी ने जो भी सेक्रीफाइस किया उसको दरकिनार कर इटालियन बार बाला जैसे नाम से संबोधित करना। क्या नहीं किया गया एक ही कोशिश के लिए, ये गांधी नेहरू नाम का बरगद गिरा दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये बरगद गिरा, कांग्रेस नाम की ज़मीन या कांग्रेस नाम की पार्टी अपने आप उसके नीचे दफन हो जाएगी। लेकिन गिराने वाले ये भूल गए कि जिसे वो एक मामूली पेड़ समझ रहे थे, वो दरअसल बरगद का पेड़ है। और बरगद की जड़ें ज़मीन पर इतनी गहरी होती हैं कि खरपतवार उगाने वाले लाख कोशिशें कर लें, कि ये खरपतवारें लाख कोशिश कर लें कि बरगद के चारों तरफ इतनी उग जाएं कि बरगद का अस्तित्व कमज़ोर कर दें या बरगद की पहचान मिटाने की कोशिश कर दें, लेकिन बरगद तो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। खरपतवारें वक्त के साथ खुद मिट जाती हैं। ये बात आज बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। जब उठे सुबह तो शुरुआत ही हुई जब न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी ने अपने पहले ही भाषण में नेहरू का जिक्र किया। Standing before you, I think of the words of Jawaharlal Nehru. A moment comes but rarely in history when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance.
Tonight we have stepped out from the old into the new. ज़ोहरान ममदानी, जो भारतीय मूल से जुड़े हुए हैं क्योंकि इनकी माँ मीरा नायर मशहूर फिल्म मेकर है, भारतीय हैं, बहुत जानदार फिल्में बनाई है जिसमें मॉनसून वेडिंग शायद आपने नाम सुना होगा। मुस्लिम पिता और सीरियन वाइफ पत्नी, और जो इन्होंने न्यूयॉर्क का चुनाव जीतकर साबित किया, जिस तरह से उन्होंने खुलेआम कहा था कि वो नेतन्याहू को न्यूयॉर्क में गिरफ्तार कर लेंगे अगर वो आएंगे, और मोदी जी को भी उन्होंने उसी कैटेगरी में डाला था, तो आज अंधभक्त ये कहने लगे हैं कि किसी भारतीय मूल से होने के नाते किसी की जीत पर इतना जश्न नहीं मनाना चाहिए, जबकि वो खुद भूल जाते हैं जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो यहाँ ढोल नगारे बजते हैं। जब जो है वो कोई और इसी तरह का जो मोदी को पसंद है, बीजेपी को पसंद है, वो किसी पद पर बैठता है, चाहे वो आईएफबी का चीफ बनता है या कुछ बनता है, तब यहाँ ढोल नगारे बजते हैं। लेकिन जो मोदी को पसंद नहीं करता, अगर वो मेयर भी बन रहा है, वो भी न्यूयॉर्क जैसे शहर का, तो उसे कहा जा रहा है कि दूर के ढोल सुहावने। खैर, बात जब नेहरू से शुरू हुई थी, नेहरू का जिक्र जब न्यूयॉर्क से लेके नई दिल्ली तक होना तय था, राहुल गांधी ने आज अपना हाइड्रोजन बम, जिसका जिक्र बहुत दिनों से कर रहे थे, आज वो पब्लिक के सामने रखा और उस हाइड्रोजन बम को नाम दिया एच फाइल्स। एच फाइल्स यानी हरियाणा। राहुल गांधी ने क्या खुलासा किया है आपने सुबह से देख लिया होगा, सभी वीडियोस में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज़ उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जाके देखिएगा। अगर मैं पूरा उस पर बात करने लगूँ तो लंबा बहुत हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं ज़्यादा जिक्र उसका नहीं करूँगा। लेकिन जो उन्होंने खुलासा किया, उस खुलासे ने सच में तंत्र जो सत्ता का है वो हिला दिया है। मोटा मोटा तौर पर राहुल गांधी ने बताया कि किस तरह से हरियाणा का पूरा चुनाव चोरी किया गया। जहां कांग्रेस को एक तरफा जीत मिलनी थी, वहां कांग्रेस को हारने पर किस तरह से मजबूर किया गया। मोटा मोटा उन्होंने ये पॉइंट्स उठाए कि किस तरह से, जो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर जो हाईलाइट्स मुझे लगी वो ये थी कि भाई किस तरह से भारतीय तो छोड़ो, 10 बूथों पर 22 बार एक ब्राज़ीलियाई मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल करके फर्जी वोट बनाए गए। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेताओं और उनके परिवारों को हरियाणा का वोटर आईडी दिया गया, वोट देने की अनुमति दी गई। मतदाता सूची में असली मतदाताओं की पहचान न हो सके, इसलिए उनकी तस्वीरों को धुंधला कर दिया गया। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 2024 लोकसभा चुनाव में मतदान करने वाले 3.5 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। हजारों फर्जी मतदाताओं के रहस्यमय पते यानी मकान नंबर 0 पर पंजीकृत किया गया। एक ही मतदाता के नाम 220 वोट भी पाए गए। और ऐसे चुनाव जहां भाजपा और कांग्रेस के बीच जीत का अंतर मात्र 22,789 वोटों का था, इन तरीकों से तकरीबन 25,41,144 वोटों की भारी चोरी की गई। ये मोटा मोटा क्रक्स है। और इसमें राहुल गांधी ने नायब सिंह सैनी, जो हरियाणा के अभी भी मुख्यमंत्री है और चुनाव के वक्त भी मुख्यमंत्री थे, उनके भी बयान का इस्तेमाल किया, जो मैं भी कई बार दिखा चुका, जब उन्होंने काउंटिंग से पहले ही कह दिया था कि सारा इंतज़ाम हो चुका है, हमारी लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानी बाबा यानी ज्ञानेश जी के उस बयान का भी जवाब दिया, जहां उन्होंने पिछली बार कहा था कि मकान नंबर 0 किसका होता है, जिनका कोई मकान नहीं होता। उसका राहुल गांधी ने पूरे डिटेल में बताया कि मकान नंबर 0 हरियाणा में किस तरह से उन लोगों को भी दिया गया जिनके मकान थे, और उस एक ही मकान में सैकड़ों वोट थे। एक तरह से मतलब आप पूरा देखना चाहोगे तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरी चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत सारी जगह पर आपको मिल रहा है, बहुत सारे लोग इस पर बात कर चुके होंगे, तो मैं उस पर पूरी डिटेल ना बात करके वो जो एक बरगद वाली बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि न सिर्फ राहुल गांधी ने देश के सामने ये सारा मामला रखा, बल्कि उन्होंने देश को एक सीधा सपाट सीधी भाषा में एक मैसेज दिया कि 5 लोगों ने, जी हाँ 5 लोगों ने किस तरह से इस देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। और ये जिस लेवल पे हो रहा है,
सेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है, ये बीजेपी और इलेक्शन कमिश्नर के कल्यूजन से हो रहा है। ये इलेक्शन कमीशन के बिना नहीं हो सकता है, ये एक इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के बिना नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन को डुप्लीकेट्स हटानी हो, पिक्चर्स हटानी हो, ब्राजीलियन फोटो नहीं डालनी हो, वो 2 मिनट का काम है। दैट इज द फैक्ट। तो इन तीनों ने और नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने मिलकर हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर यह आक्रमण है। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। अब दरअसल जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म कर दिया है इन 5 लोगों ने, सीधा अटैक किया जाता है 3 चुनाव आयुक्त और 2 गृह मंत्री और प्रधानमंत्री। यही चीज़ तो सत्ताधारी शीर्ष लोगों को सबसे ज़्यादा नापसंद है। इसी वजह से कि लोकतंत्र को जो सबसे बड़ा सिपाही है, या लोकतंत्र को बचाने में जो सबसे बड़ी बाधा बनेगी, रोड़ा बनेगा, वो यही गांधी नेहरू परिवार बनेगा। इसीलिए उनके अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश की गई। इसलिए लगातार हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी की इमेज को ध्वस्त किया गया, कोशिश की गई, मतलब ध्वस्त तो कर नहीं पाए। नेहरू की लेगेसी को ख़त्म करने की कोशिश की, इंदिरा गांधी को बदनाम करने की कोशिश की, राजीव गांधी को नाम खराब करने की कोशिश की। सोनिया गांधी के बारे में तो क्या कुछ नहीं बोला जाता, मैं वो शब्द भी नहीं बोलना चाहता। लेकिन हुआ क्या, एक यात्रा ने, राहुल गांधी की एक यात्रा ने उस हज़ारों करोड़ को बर्बाद कर दिया, उस पर पानी फेर दिया। और उसके बाद उस शख्स ने जो लड़ाई शुरू की कि इस देश के लोकतंत्र को बचा के रहूँगा, इस देश के जिस लोकतंत्र की स्थापना उसके पूर्वजों ने की थी, उस लोकतंत्र को फिर से स्थापित करूँगा, ये जो लड़ाई उसने शुरू की, वो लड़ाई आज एक मुकाम की तरफ जाती हुई दिख रही है। और इस लड़ाई में राहुल गांधी का अगर कोई सबसे बड़ा साथ दे रहा है तो वो दे रही है उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी, जो खुद भी अब पहली बार एक सांसद है। राहुल गांधी अपने परिवार की लेगेसी का इतना खुल के श्रेय नहीं लेते जितना प्रियंका गांधी खुलेआम मंच से कहती है कि मेरे परिवार में क्या लेगेसी है और मेरे परिवार का महत्व क्या है और किस लिए ये लोग मेरे परिवार से जलते हैं। आपके पूर्वजों की तरह हमारे पूर्वज भी लड़े आजादी के लिए, शहीद हुए इस देश के लिए। इस मिट्टी में खून है, आपका भी है, हमारा भी है। और जो मंचों पर खड़े होकर उस खून को या उस शहादत को परिवारवाद कहते हैं, वो उस शहादत को समझ नहीं पाएंगे, समझ नहीं सकते। ये परिवारवाद नहीं है, ये धर्म है हमारा आपके प्रति, ये धर्म है हमारा इस देश के प्रति, ये धर्म है हमारा इस मिट्टी के प्रति जिसके अंदर हमारे पूर्वजों का खून है। और ये कुछ भी कहें, ये कुछ भी करें, हम रुकेंगे नहीं, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। जब तक आपके अधिकार फिर से मजबूत ना हो, जब तक आपका वोट मजबूत ना हो, जब तक इस देश में लोकतंत्र ठीक ढंग से वापस शक्ति के साथ ना आए, जब तक ये वोट चोरी खत्म ना हो। तो दोस्तों, कहानी यही है। जैसे मैंने पहले कहा, न्यूयॉर्क से लेकर न्यू दिल्ली तक और पेरिस से लेकर पटना तक, जापान से लेकर जलंधर तक, ना नेहरू गांधी परिवार के कंट्रीब्यूशन को ये मिटा पाए हैं, ना मिटा पाएंगे। आज भी वो नाम जो एक वक्त में अंग्रेज़ों के सामने गांधी नेहरू, उस वक्त महात्मा गांधी थे और पंडित नेहरू थे, वो गांधी नेहरू नाम तब अंग्रेज़ों के सामने खड़े थे, अंग्रेज़ों से देश को आज़ाद करा के लोकतंत्र की स्थापना की। आज उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए फिर वही गांधी नेहरू परिवार सामने खड़ा है। और इस परिवार को
जितना ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जितना इस परिवार को नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है, राजनीति से जितना इसको बाहर करने की कोशिश की जा रही है, ये उतना ही मजबूत होकर फिर खड़ा हो रहा है। वो कहते हैं ना कि बरगद के पेड़ की कटाई छटाई करके आप छोटा कर देते हो, लेकिन बरगद की जड़ें क्योंकि मजबूत होती है तो फिर से एक बार वो बड़ा बनकर सामने आता है। ये वही हो रहा है। आज तीनों जगह ममदानी से लेके प्रियंका गांधी तक ये चीज़ मुझे साफ दिखी कि बीजेपी को हिला दिया है इस सिस्टम ने और बीजेपी का डर साफ झलक रहा है। अगर बीजेपी में डर नहीं होता तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद किरण रिजिजू जैसे सीनियर नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे होते। जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं उन सवालों का जवाब ना देकर इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हार रहे हैं इसलिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, कांग्रेस हरियाणा में इसलिए हारी क्योंकि उनका अपना संगठन कमज़ोर था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जो टेक्निकल सवाल पूछे हैं उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? कुछ सवाल मैं बताता हूँ। राहुल गांधी ने जो सही जो बातें कही, जो जवाब दिया वो है। अब जैसे मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि उनसे पूछा गया कि भाई इसको रोका कैसे जाएगा, तो राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं रोक सकती, क्योंकि इलेक्शन कमीशन चुनाव से ठीक पहले वोटर लिस्ट देता है और उस वोटर लिस्ट को छांटने में बहुत लंबा वक्त लगता है। इसीलिए कांग्रेस बार बार इलेक्ट्रॉनिक या मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट मांगती है, उसमें मिनटों में काम हो जाता है, लेकिन चुनाव आयोग जानबूझ के नहीं देता। दूसरा, ये जो फर्जी वोट है, एक ही के नाम के 220 230 वोट बन रहे हैं, 200 वोट बन रहे हैं, 100 वोट बन रहे हैं, इसका भी बहुत अच्छे से समझा उन्होंने कि एक ही आदमी वोट नहीं करता है इसको, ये अलग अलग जगह पे वोट किए जाते हैं, अलग अलग लोग वोट करते हैं। उसी से बचने के लिए वो सबूत ना मिल जाए, इलेक्शन कमीशन वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करता या वीडियो रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि उसमें पता लग जाएगा कि एक ही आदमी अलग अलग नाम पे अलग अलग जगह कब वोट कर रहा है, कितना वोट कर रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है, जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं। आज का ज़माना एआई का ज़माना है, 5 मिनट लगते हैं कोई भी गलती पकड़ने में कि एक ही तरह का एड्रेस के कितने लोग हैं, एक ही तरह के नाम के कितने लोग या सेम फोटो के कितने लोग हैं। और दूसरा, उन्होंने वो मैंने सुना है भी आपको कि यही जताया, उन्होंने यही शक जताया कि ये बिहार में भी होगा। जी हाँ, इसीलिए शायद बिहार के हर चुनाव में राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या जितने भी महागठबंधन के लोग हैं, अपने भाषण के लास्ट में लोगों से यही आगाह कर रहे हैं कि आपका वोट चोरी हो सकता है, उसका ध्यान रखिएगा। फिर राहुल गांधी ने ये भी कहा है कि जाहिर सी बात है कि अपोजिशन एक साथ है, अपोजिशन को सब मालूम है, लेकिन यूनाइटेड अपोजिशन भी क्या कर सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग ने इतनी चीज़ें अब छुपा ली है कि आप सोचिए, जब से राहुल गांधी ने पहले वो बेंगलोर वाला मामला, महादेवपुरा वाला जब से उजागर किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी साइट से फॉर्म 6 और फॉर्म 7 का भी जो डाटा जो है वो गायब कर दिया है, क्योंकि हरियाणा में जो डाटा निकला था उसके हिसाब से राहुल गांधी ने बताया कि डुप्लीकेट वोट मिले 5,21,619, इनवैलिड एड्रेस यानी गलत एड्रेस मिले 93,174 और बल्क वोट 19,26,351। मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 6 जो एडिशन का होता है, मिसयूज़ ऑफ फॉर्म 7 डिलीशन, ये अवेलेबल ही नहीं है, इसको आप देख ही नहीं सकते, ये हटा दिए गए हैं। और सोचिए, अब नया खेल ये है, वोट सिर्फ काटे नहीं जा रहे, वोट जोड़े भी जा रहे हैं। जो अपने वोट नहीं है उन्हें काटा जा रहा है। ऐसे बहुत से लोग राहुल गांधी ने दिखाए, कुछ लोगों को वहाँ मंच पे भी लाए थे, और अपने लोगों के वोट कैसे जोड़े जा रहे हैं वो तो खैर डाटा दिखाई दिया कि ब्राज़ीलियन मॉडल तक का इस्तेमाल हो गया है। रही बात कोर्ट जाने की, तो राहुल गांधी ने तो यही कहा कि भाई सबके सामने वो कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने है, तो कोर्ट वही जो मैंने कल भी इशारा किया था कि यूँ तो बहुत सारी चीज़ों में कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है। राहुल गांधी भी यही कह रहे कि इस मामले में कोर्ट स्वतः संज्ञान क्यों नहीं देते, क्योंकि राहुल गांधी जानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर अदालत में चली गई तो फिर चुनाव आयोग के पास वैसे ही बहाना मिल जाता है कि मामला सब जुडियस है,
उस पर कोई बात नहीं करेंगे, ना कांग्रेस कुछ बात कर सकती है, और वो अदालत में मामला खिंचता जाएगा। वो एक राहत मिलेगी चुनाव आयोग और बीजेपी को, इसलिए चुनाव आयोग नहीं जाना चाहते। और एक चीज़ और वो उन्होंने कही थी कि जो SIR हो रही है, SIR को लेके भी यही कहा कि अब बीजेपी और चुनाव आयोग का तो यही कहना है कि इन्हीं गलतियों को ख़त्म करने के लिए SIR किया जा रहा है। लेकिन SIR हम और आप सब समझते हैं कि SIR के पीछे का मकसद क्या है। सिर्फ वोट एडिशन नहीं है, वोट डिलीशन नहीं है, किसका वोट जुड़ेगा और किसका कटेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यार फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलेगी, हमारे वीडियो को बहुत लोगों तक पहुँचेगा। और आप भी अगर शेयर करना चाहें तो शेयर कर लीजिएगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि राहुल गांधी ने जो कहा है कि इस देश का लोकतंत्र खत्म हो चुका है, उस पर आपकी क्या राय है या और क्या सोचते हैं आप। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।